और एक और है, स्मोकिंग से भी हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। और सभी समस्याएं सुनने के बाद दर्शक जिसे अगर चाहते हैं कि अगर उनका नहीं रुक रहा है हेयर फॉल, तो क्या इलाज संभव है इसका मेडिकल क्षेत्र में? हाँ, नहीं बिल्कुल जो है इलाज संभव है। और तो गर्मी हो या ठंडी हो, हेलमेट भी नहीं लगाते, बाहर हमारा उनका झड़ जाता है, हेलमेट का भी कुछ कारण है? हेलमेट का भी वैसा तो नहीं है, लेकिन हेलमेट जो लोग लगातार लंबे समय तक लगाते हैं उसमें जैसे मान लीजिए गर्मी हुआ, पसीना हुआ, तो पसीने की वजह से फंगस। बीच में हेयर ट्रांसप्लांट कितना सुरक्षित और सफल माना जाता है ये? हेयर ट्रांसप्लांट देखिए, मतलब सुरक्षित का मतलब देखिए सर्जरी तो है ही है। जैसे कोई भी चीज अगर सर्जरी है कि बेबी मसाज यहाँ अगर मैं मसाज का दौर खत्म हो गया तो वहाँ जब तक की तब तक मसाज था, उसके बाद उसमें तो देखिए जो है कि आप उनका मसाज करें तो आपका भी करेंगे। सीधी सी बात है गिवन। सर, जैसे हम लोग भारत के पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ लोग पहले जो है किसी डॉक्टर जाने से पहले सोचते हैं घर पे हम इलाज कर लें और यही ठीक हो जाए, छोटी मोटी मेडिकल से दवा लेके आज ठीक हो जाए। घरेलू कुछ उपाय बताइए, बाल हमारा जो है सेफ रहे और स्वस्थ रहे। बिल्कुल जो है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है फागु भैया ब्लॉग्स में। और अम्बेडकर नगर के आज मैं बैठा हूँ अम्बेडकर नगर जिले के सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर हेयर स्पेशलिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट आदरणीय डॉक्टर GD वर्मा सर के पास। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद फागु भैया, मुझे मौका देने के लिए कि आज मैं अपने जिले के लोगों से जो है बात कर सकूं और उनसे रूबरू होने के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, स्किन और हेयर के आप स्पेशलिस्ट हैं सर। ये आपने ड्रीम कब और कैसे देखा, आप एक डॉक्टर के रूप में जब डॉक्टर बनने का सपना देखा और इसी क्षेत्र में आपको आना था, हेयर और स्किन के क्षेत्र में? थोड़ा देखिए, पहले से तो प्लानिंग किसी की भी नहीं होती कि कौन सा ब्रांच मिलेगा उसको। और मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं इसी जिले का रहने वाला हूं और यहाँ पे जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज हमारे मेडिकल कॉलेज गांव है सदरपुर जो है, मैं उसी गांव का रहने वाला हूं। और वहीं पे गांव में ही बगल में एक प्राइमरी पाठशाला पेठियां है, जहां से मैंने जो है कक्षा 1 से 5 तक की अपनी एजुकेशन ली है। और 6 से 8 तक की एजुकेशन मेरे उसके बगल में एक सरैया करके गाँव है, वहाँ पे JPRR लघु माध्यमिक विद्यालय है सरैया में, वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन ली है। और 9 और 10 महीने जो है नाऊ सांडा, यहाँ पे है जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नाऊ सांडा है, केदारनगर में पड़ता है ये, मेरी एजुकेशन वहाँ से हुई है। और 11-12 महीने जो है अपनी एजुकेशन ली है टांडा में, आदर्श जनता इंटर कॉलेज टांडा से जो है। आदर्श विद्यालय सर बहुत फेमस, बहुत बच्चे वहाँ के सब अच्छी पोस्टों पे जाते हैं उस विद्यालय। हाँ, वो विद्यालय तो समझिए कि बहुत ही मतलब अच्छा विद्यालय उस टाइम पे था कि ये समझ लीजिए कि उस विद्यालय में मतलब कि जो भी गार्जियन ये सोचता था कि मेरा बच्चा अच्छा है, उसको उस विद्यालय का एंट्रेंस टेस्ट जरूर दिलाया जाता था। अगर कोई बच्चा उस विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट में निकाल लिया तो ये मान लिया जाता था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ आगे चल करके कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और खास बात यह कि मैंने 6 में भी एंट्रेंस दिया था वहां का, उस समय भी मेरा हुआ था। और उसके बाद 9 के लिए भी एंट्रेंस मैंने दिया था, उसमें भी मेरा हुआ था। और उसके बाद 11 के लिए भी एंट्रेंस दिया था, उसमें भी मेरा हुआ था। जबकि 11 के लिए वो लोग ज्यादा बच्चे लेते नहीं थे, केवल 8-10 बच्चे वो लोग लेते थे। अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उनके पास ऑलरेडी होते थे 6 से पढ़ने वाले। तो और जो है 11 में भी मेरा हुआ। और बस चांस ये रहा कि मैं 11 में वहां पे जा पाया। और हर बार मतलब प्लान होता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन बन नहीं पाई वहां पे पढ़ने की। ये डॉक्टर बनने का सर ड्रीम कब आपने देखा? डॉक्टर बनने का देखिए हाई स्कूल तक तो जो है जैसे जो भी होता है, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, सबका इंटरेस्ट होता है कि मैथ पे ही पूरा फोकस होता है। उसी तरीके से मेरा भी पूरा फोकस मैथ पे ही था। और कभी भी ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे। और हाई स्कूल तक में बस यही होता था कि हाँ, अगर 100 में से अगर पता चला 90 नंबर भी आ जाए, 95 नंबर भी आ जाए मैथ में, एक दो क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो हम लोगों को नींद नहीं आती थी। हम लोग लगता था 2 क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, उस वाले की थे। लेकिन उसके बाद हाई स्कूल के बाद एकदम से जो है सिचुएशन चेंज हुई। एक्चुअली हम लोग 4 भाई और 1 बहन है, 5 भाई बहन हम लोग मिला करके। तो बाकी हमारे 2 भाई लोग ऑलरेडी मैथ पढ़ चुके थे। और वो लोग भी इंजीनियर तो नहीं बने थे, लेकिन एक मैथ पढ़ चुके थे। तो सबका घर में बहुत मतलब ये था कि कोई ना कोई एक आदमी बायोलॉजी तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर हुआ कि आप बायोलॉजी पढ़िए। और बायोलॉजी पढ़ने का मतलब ही मान लिया जाता था कि हाँ, ये डॉक्टर बन सकता है। तो उसी टाइम पे फिर जो है मैं जब वहां पे बायोलॉजी पढ़ने गया तो आदर्श जनता में चूंकि टीचर्स बहुत अच्छे थे, कुछ टीचर्स खासतौर से एक देवेंद्र चौधरी करके थे टीचर, वो बायोलॉजी वहां पढ़ाते थे। तो उनकी वजह से बायोलॉजी में पहली बार मेरा इंटरेस्ट आया। मतलब बायोलॉजी में इसके पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस केवल एक बेसिक लेवल की पढ़ाई करता था। लेकिन उन्होंने इस तरीके से बायोलॉजी समझा करके पढ़ाया कि मेरा वहां पे बायोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। और जब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो फिर उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ती गई। फिर आगे चल करके लखनऊ में फिर कोचिंग करने गए। फिर कोचिंग में फिर यहाँ पे जब हुआ तो मेरा जो है MBBS जो है कानपुर में 2002 बैच का मैं MBBS हूँ। और कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से मेरा MBBS कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन SN मेडिकल कॉलेज आगरा से है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी वही होती है, एक ब्रांच का कोई सोचा नहीं होता है कि कौन सी ब्रांच कौन उठाएगा।
लेकिन वही होती है कि काउंसलिंग में रैंक के हिसाब से जो ब्रांच जहां मिलती है और उस टाइम के हिसाब से जो है ये सोचा जाता है, और उस टाइम पे ये माहौल बन चुका था कि डर्मेटोलॉजी एक बहुत इवॉल्विंग ब्रांच है। बिल्कुल। और कॉस्मेटोलॉजी है इसमें, मतलब हर आदमी को सुंदर बनने का शौक है हर आदमी के अंदर, इस वजह से एक मतलब एक उस टाइम चर्चा का विषय बन चुका था कि डर्मेटोलॉजी उठाओ, और खासतौर से रेडियोलॉजी के बाद डर्मेटोलॉजी का एक क्रेज उस टाइम पे बन रहा था जिस टाइम पे हम लोगों ने उठाया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्किन को लेकर बहुत सारे सवाल तो रहेंगे, लेकिन मेरा जो है आज मेन टॉपिक जो है वो हेयर फॉल को लेकर है। इसी पे आज चर्चा होगी, मेन पॉइंट जो है हेयर फॉल का रहेगा। सर हेयर फॉल किसे कहते हैं? हेयर फॉल हम लोग कब समझे हमारा हेयर फॉल शुरू हो गया? देखिए, बाल एक बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार लोगों को ये लगता है कि चूंकि सोशल मीडिया पे इतनी तरीके की चीजें चल रही हैं कि कहीं आदिवासी तेल कोई आ गया, कहीं ट्राया आ गया, कहीं कुछ और आ गया, तो लोगों को लगता है कि कोई तेल होगा जिसको मैं लगा करके मेरा हेयर फॉल सही हो जाएगा। लेकिन हेयर जो है उसके बहुत आगे की चीज है। अब आप ये सोचिए कि बस खाली आपको एक बेसिक चीज बता दें कि आदमी का जब आदमी पेट के अंदर होता है, जब बच्चा जो पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर होता है, तो उसका पूरी की पूरी बॉडी हेयर से ढकी हुई होती है। बिल्कुल। पूरी बॉडी, पेट के अंदर की बात वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल। उसके अंदर पेट, और उसको लेनुगो हेयर्स बोलते हैं। और जब डिलीवरी होने वाली होती है उसके लगभग 1 महीने पहले वो लेनुगो हेयर्स जो है सबके सब गिर जाते हैं, सबके सब रिमूव हो जाते हैं, और कुछ जो है हेयर्स उसके पूरी बॉडी में रह जाते हैं, जिसको वीलस हेयर्स बोलते हैं। छोटे बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बच्चों के शरीर में पूरे बाल, हल्के हल्के से बाल दिखते हैं जो है, तो वो वीलस हेयर्स होते हैं। और ये जो बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, खासतौर से ये हेयर जो ग्रो नहीं करते हैं, इनको वीलस हेयर्स कहते हैं। और जो स्कैल्प के, माने सिर के और दाढ़ी के और कुछ जगहों के बाल ऐसे होते हैं जो लगातार ग्रो करते हैं, उनको हम लोग टर्मिनल हेयर्स कहते हैं। तो ये जो है टर्मिनल हेयर्स है। अब केवल आज हम लोग बात जो है टर्मिनल हेयर्स की करेंगे, क्योंकि जो लगातार ग्रो करती है, क्योंकि जो हेयर ग्रो करती नहीं वो तो अपना एक लिमिटेड है, उनका सेंटर फिक्स हो गया है। अब टर्मिनल हेयर्स में भी हम लोग मेनली स्कैल्प की, सिर के बाल की बात करेंगे और कहीं के बाल की नहीं। तो बेसिकली बाल, जैसे मान लीजिए टोटल जो भी बाल है, अच्छा आपको ये पता है कि आदमी के सिर में कितने बाल होंगे? नहीं सर। कभी आपने सोचा हो, कभी आपने गूगल किया हो, मतलब आदमी के लगभग कितने बाल होते हैं, मतलब कभी गूगल किया हो? जो है चैट जीपीटी भी नहीं बता पाएगा मुझे लगा। नहीं बता देगा, ये कैलकुलेटेड है। हाँ। क्योंकि बेसिकली जो है स्कैल्प को छिल करके उसके फॉलिकल्स तो गिने ही जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो तो कई महीने लगेगा सर। हाँ, लगभग जो है आदमी के जो है 1 लाख के आसपास बाल होते हैं। 1 लाख? हाँ, लगभग 1 लाख के आसपास, उसी में 1 लाख से कुछ कम या 1.25 लाख, उस रेंज में ह्यूमन जो है हेयर्स जो है, स्कैल्प के हेयर्स 1 लाख के आसपास होते हैं। और वो जो बाल होता है वो बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है। टोटल ये जो हेयर होता है उसमें एक होता है एनाजेन स्टेज, एक होता है कैटाजेन स्टेज, और एक होता है टीलोजेन स्टेज। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि टोटल बाल हैं, टोटल जो बाल हैं, ठीक है, बाल में से मान के चलिए कि जो टोटल बाल है उसमें से लगभग 90% हेयर एनाजेन स्टेज में होते हैं। एनाजेन क्या होता है कि एनाजेन जो है ग्रोइंग फेस होता है, मतलब बाल में लगातार डिवीजन होता रहेगा, बाल अपना ग्रो करता रहेगा, नॉर्मल स्पीड में चलता रहेगा। 90% बाल एनाजेन में होते हैं। और एक टाइम जब उसका, और एनाजेन की जो टाइम पीरियड होती है वो लगभग 2-3 साल से लेकर के 6-7 साल के बीच का होता है। और वो जब टाइम एनाजेन हेयर्स का कंप्लीट हो जाता है तब वो जो है इंटर करता है कैटाजेन स्टेज में। कैटाजेन स्टेज का मतलब आप समझिए बाल बुढ़ा होने लगा, अब उसको गिरना है। कैटाजेन स्टेज में क्या होता है, बाल नीचे से जो है, जो रूट से थोड़ा सा डिटैच होकर हल्का सा ऊपर आ जाता है, और ऊपर आ जाता है, और उसके बाद वो फेज लगभग कुछ दिनों का होता है। और जो है कैटाजेन स्टेज के बाद जो है अगली स्टेज होती है टीलोजेन। उसके बाद वो टीलोजेन स्टेज में आ जाता है, और टीलोजेन स्टेज लगभग चलता है 2 से 3 महीने। और जो है 2 से 3 महीने के बाद टीलोजेन स्टेज से बाल जो है निकल जाता है, बाल गिर जाता है। और जब वो गिर रहा होता है उसी समय नीचे से नया जो है कोई ना कोई जो है नया जो है एनाजेन स्टेज का एक बाल आ रहा होता है, मतलब नीचे से नया बाल निकल रहा है और ऊपर से जो है टीलोजेन वाला निकल रहा है। तो अब ये समझिए कि एनाजेन स्टेज में 90% बाल है, और कैटाजेन स्टेज में 1%, केवल 1% बाल होते हैं। और टीलोजेन स्टेज में लगभग 9% बाल होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये एक साइकिल है, और जिसको मैं अब कहिए तो मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल। अगर अब आप जैसे ऐसे लिए रहिए, मैं बस दर्शकों के लिए जो है एक, दोस्तों आज हेयर फॉल अगर आपका हो रहा है, पूरा वीडियो हेयर फॉल पे ही बेसिकली जो है एनाजेन यहां आ गया, कैटाजेन, और इससे आ गया टीलोजेन, और यहां से फिर आ गया एनाजेन। ये इसको बोलते हैं हेयर साइकिल। और यहां से बाल निकल गया, जो बाल निकल जाता है इसको बोलते हैं एक्सोजेन। अब बेसिकली क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि टोटल अगर मान के चलिए आदमी के अगर 1 लाख बाल हैं,
तो इसमें से मान चले कि 90,000 बाल एनाजेन स्टेज में रहेंगे एक टाइम पे, और लगभग 1%, ये चूंकि 90% ये होते हैं जी जी जी। और ये 1% होता है, तो लगभग 1,000 बाल जो है कैटाजेन स्टेज में होंगे। और कैटाजेन का मतलब जैसे जैसे अब एनाजेन का अगर मान चलिए कि ये रूट है तो ये हेयर बल्ब है, और यहां पे कैटाजेन में क्या होता है, जैसे यहां से रूट अटैच होता है तो इस बीच में यहां से डिटैच होकर के रूट यहां ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब ये पोर्शन यहां से बस ऊपर तरफ अभी जाने लगा। ये लगभग 1,000 बाल होते हैं। और यहां पे जब टेलोजेन में जब आ जाता है तो ये इसमें लगभग 9% हेयर्स होते हैं, तो मोटा मोटी मान चलिए कि लगभग 9,000 बाल इस स्टेज में होते हैं। जी जी। अब यही पूरी की पूरी साइकिल होती है कि एनाजेन, फिर कैटाजेन, फिर टीलोजेन से बाल निकल गया, लेकिन जिसमें बाल निकल रहा होता है उसी समय नीचे से एक एनाजेन, मतलब ये नॉर्मल वाला बाल आ रहा होता है, और नॉर्मल बाल जब फिर से आ जाएगा फिर से अपना वो 2 से 8 साल की साइकिल पूरी करेगा। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम की बात करेंगे, अब प्रॉब्लम इसी पे आएगी कि अगर कभी मान लीजिए कि अगर यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बीमारी तभी होगी। एनाजेन स्टेज को जब भी पता चला कोई ऐसी चीज होगी जो एनाजेन स्टेज को डैमेज करेगी, प्रॉब्लम तभी होगी। बिल्कुल। और अभी भी मतलब इसका हम लोग आगे यूज करते रहेंगे, आगे जैसा जैसा आगे हम लोग बढ़ेंगे। और तो ये सर किसी उम्र से गिरना? हाँ, नहीं, अभी बेसिकली मैं हेयर फॉल वाले पे अभी तक नहीं पहुंचा हूं। तो बेसिकली ये चीज होती है। और एक चीज और बता दूं, ये भी आपने कभी गूगल नहीं किया होगा कि आदमी का डेली लगभग कितना जो है बाल की ग्रोथ जो है कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर होती, कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं। कितना? कभी गूगल भी नहीं किया होगा। 0.3 मिलीमीटर पर डे, 0.3 मिलीमीटर पर डे हेयर ग्रोथ होती है। और अगर पूरे महीने का देखा जाए लगभग 1.5 सेंटीमीटर इन ए मंथ, अगर वो स्वस्थ बाल है। हाँ, अगर स्वस्थ बाल है, अभी स्वस्थ की बात हो रही है, अभी तो अगर स्वस्थ बाल है तो 1.5 सेंटीमीटर या 0.5 इंच, मतलब आधा इंच पर एक महीने में बढ़ता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे कोई कहे कि मेरा एक महीने में इतना बाल बड़ा हो गया, तो आप समझ जाइए कि झूठ बोल रहा है। इसका मतलब उतना छोटा कटाया नहीं था। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं मैंने बहुत छोटा कराया, देखो एक महीने मेरा इतना बड़ा, उतना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है एक महीने में केवल आधा इंच बढ़ता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब बेसिकली जो है अब होता क्या है कि ये जो टेलोजेन स्टेज है, बेसिकली डेली 50 से 100 बाल आपके सिर के टेलोजेन स्टेज में होते हैं। अच्छा, डेली 50 से 100 बाल टेलोजेन, तो इसका मतलब 50 से 100 बाल गिरेंगे। अब अगर 50 से 100 बाल गिर रहा है तो उसको आपको हेयर फॉल नहीं समझना है, क्योंकि वो तो नॉर्मल गिर रहा है, उसके नीचे से एनाजेन बाल आ रहा है। हमारा पॉइंट समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब इस टेक्निकल पार्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब 50 से 100 बाल तक गिरता है, 50 से 60, 70, 80 तक सब नॉर्मल है। जब 100 के ऊपर बाल गिरे तब उसे हेयर फॉल बोला जाता है। सर 100 बाल में तो सर साबुन छोटा सा होता है, नहीं पता नहीं चलता। आप जब कंघी कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, कभी भी आपने बाल आपने ऐसे किया, 2 बाल निकल गया, आप जान नहीं पाओगे दिन भर में कब वो गिरा। तो 100 इकट्ठे नहीं गिरेंगे ना, वो तो पूरा 24 घंटे में 100 बाल, 24 घंटे में 100 बाल की बात है। कुछ तकिए में गिर जाएंगे, कुछ घर में गिर जाएंगे, तो इस टाइप का होता है। तो बेसिकली 100 बाल तक नॉर्मल होता है। और जब 100 से 200 बाल के आसपास गिरे तब उसको माइल्ड हेयर फॉल बोला जाता है। और 200 से 300 बाल के आसपास जब गिरे तो उसको मॉडरेट हेयर फॉल बोला जाता है, माने उससे थोड़ा सा ज्यादा। और जब 300 से ऊपर हेयर फॉल हो तब उसको बोला जाता है सीवियर हेयर फॉल। तो अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे हेयर फॉल के बारे में। कि एक्चुअली सबसे पहले हम लोगों को ये कई बार क्या होता है कि पता लगा केवल महिलाओं को, लड़कियों का खासतौर 4-6 बाल गिरा, तुरंत वो रोती हुई एकदम आ गई, डॉक्टर साहब का घी में देखो इतना बाल आ गया। तो उनको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना होता है कि भाई ये नॉर्मल हेयर फॉल है, इसीलिए हम लोग पूरे महीने का बाल कलेक्ट करवाते हैं। दोस्तों समझ जाइए, अगर 100 बाल तक आप गिरा, 100 से 100 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपका हेयर फॉल है नहीं। 100 अगर आ जाए तो अलार्मिंग साइन है। 100 पे आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि 100 अगर आप पकड़ रहे हो तो उसका 150-200 हो, 150-200। क्योंकि अगर आप 100 के आसपास पहुंच गए हो, या मान के चलिए अगर आपको आंख से 50-60 दिख रहा है तो वो 100 क्रॉस है, मान के चलिए, क्योंकि सारे बाल तो दिखेंगे नहीं। हो गया 100 बाल। ये किसी उम्र से तय होता है या सर किसी कभी भी हो, कोई उम्र के बाद होता है? नहीं, ये जो 100 हेयर वाला है, ये तो देखिए ये जो नॉर्मल वाला है ये तो हर समय हेयर फॉल कभी भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, हेयर फॉल कभी भी हो सकता है, और जो है किसी भी उम्र में हो सकता है, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कारण हैं। अभी हम लोग जो है हेयर फॉल के कारण पे आएंगे, जो है कि जब आप बताएंगे कि जो है जब अगला क्वेश्चन जो भी आपका होगा हेयर फॉल से रिलेटेड, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। आज की युवाओं में सर बहुत तेजी से हेयर फॉल देखने को मिल रहा है, ये रियलिटी है। 100 से ज्यादा लोग, बहुत ऐसे लोग मेरे जानने वाले भी है कि उनका हेयर फॉल हो रहा है। जैसे देखिए 2 तरीके के हेयर फॉल होता है। एक तो जैसे आदमियों में, मतलब मेल में अलग कारण होते हैं, फीमेल्स में अलग कारण होती है। पहली चीज तो हेयर फॉल को आपको 2 पार्ट में समझना होगा, मेल और फीमेल का दोनों अलग अलग है। हाँ, मेल का जो है वो मोस्टली जो है मेल का जो हेयर फॉल होता है वो जो है जेनेटिक होता है,
ठीक है, आनुवंशिक होता है, इसको जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। जनरली आप जो देखते हैं साइड साइड से बाल गायब हो जाता है या यहाँ पे कम होने लगता है या यहाँ पे कम होने लगता है, तो अलग अलग जो है वो है। तो इसमें ये जनरली इसका जेनेटिक फैक्टर होता है। ये जेनेटिक फैक्टर भी तब होता है कि जब इसमें एक जो मेल में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। जी जी जी। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली जो हार्मोन होता है वो जब प्यूबर्टी के बाद, जब एडल्ट फेज आती है, जब आदमी मेच्योर होता है, मान चलिए कि इंटर में, हाई स्कूल इंटर के बाद जब मूंछ दाढ़ी आना शुरू होते हैं, तब टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में बनना शुरू होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन बाकी बॉडी के बाल पे तो पॉजिटिवली काम करता है, मतलब दाढ़ी के और जो है बॉडी के हेयर तो बहुत ग्रो करेंगे, लेकिन जो स्कैल्प के बाल जो है हल्के होने लगते हैं। और हल्के होने, इसीलिए अक्सर आप देखेंगे जिनके भी बाल कम है वो सब ये बताएंगे कि हाई स्कूल इंटर तक मेरे बाल बहुत अच्छे थे। और जब मैं पता चला कि 12th के बाद ग्रेजुएशन करने गया तो वहां की वजह से मेरे बाल गिरने लगे, मतलब, या कई बार लोग पता चला इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद को ब्लेम कर रहे हैं, वो पानी को ब्लेम करते हैं कि इलाहाबाद का पानी नहीं मुझे सूट कर रहा है तो या नोएडा का पानी मुझे नहीं सूट कर रहा है, आगरा का पानी मुझे नहीं सूट कर रहा है, ये चीज लोग कहते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, वही पानी का थोड़ा मोड़ा है, पानी का बहुत हल्के लेवल पे है, लेकिन पानी से उस लेवल का गंजापन नहीं आएगा जो लोगों का होता है। जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होती है उसको हम लोग देखते हैं, जो डायग्नोसिस बनाते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, उसमें मान चलिए उसका जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि वहीं पे ही उनका एक दूसरा पार्टनर भी तो है, उसके तो अच्छे बाल हैं, वहीं पे बहुत सारे और भी थे भाई, उनके सारे, इलाहाबाद में सारे लोग अगर गंजे हो तब हम लोग ये मानेंगे कि इलाहाबाद का पानी नहीं सूट कर रहा, लेकिन वहां पे सारे लोग तो गंजे हैं नहीं, सारे लोग तो इसलिए जो है ये पैटर्न रहता है। तनाव और कम नींद आना भी सर ये बाल गिरने के, हाँ, बेसिकली जो है, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जो है ना कि हेयर फॉल के जो कारण है उसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि मेन कारण कौन से बता दीजिए। देखिए, एक तो जो है जो मैंने बताया मेल पैटर्न बाल्डनेस है, जो जिसमें जेनेटिक फैक्टर है, आनुवंशिक फैक्टर इन्वॉल्व है। अब चूंकि आनुवंशिक फैक्टर है तो उसमें आपके हाथ में ज्यादा चीजें हैं नहीं, उसमें बस केवल ये होता है कि शुरुआती स्टेज से, उसमें भी जैसे होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो शुरुआती स्टेज से अगर आप केयर करने लगे तो एटलीस्ट आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन का मतलब 30-35 साल 40 साल तक उसको आप रोक सकते हैं, अल्टीमेटली तो जाने हैं। लेकिन एक होता है कि एक टाइम होता है जब आदमी को अपनी लाइफ में, जैसे पता चला शादी ब्याह होना है या कुछ ऐसी चीजों, जब तक आदमी यंग होता है तब तक शौक ज्यादा होता है, तब तक जो है रोकी जा सकती है और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आ चुकी हैं इसके लिए। तो बेसिकली जो है इसमें कॉजेज में जो है जो नॉर्मल हेयर फॉल होता है, जैसे मान लीजिए जेनेटिक नहीं है, किसी का जेनेटिक नहीं है फिर भी बाल एकाएक गिरने लगे, तो उसमें जो है बेसिकली जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि बाल्डनेस भी जो है दो टाइप का होता है। बाल्डनेस जो है दो टाइप का होता है, एक होती है स्कारिंग एलोपेशिया, एक होती है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। तो स्कारिंग होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें बाल की जड़ें ही गायब हो जाए, बाल जड़ सहित गायब हो जाए, तो जिसमें रूट ही, जैसे मान लीजिए कोई किसी का, मान लीजिए खोलते हुए पानी से कोई जल गया और उसका पता चला सारे रूट ही डैमेज हो गए, तो रूट डैमेज हो गए। या कोई ऐसी बीमारी है जो पता चला कि रूट को डैमेज करती है, जैसे एक बीमारी है डीएलई है, एक बीमारी है एलपी है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें रूट डैमेज हो जाती है। तो अगर वो एलोपेशिया होगा तो उसका बाल कभी भी नहीं आएगा। और दूसरा होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में रूट अंदर रहते हैं, बस कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है बाल जो है गिर जाते हैं, जबकि मेन रूट उसका रहता है। और जो है उसमें अगर हम लोग उसको जो है उसका ट्रीटमेंट करें, उस पर केयर करें, तो हम लोग उसको उगा सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉजेज जिसकी हम बात करेंगे वो नॉन स्कारिंग की बात करेंगे, क्योंकि जब रूट ही डैमेज हो गया फिर उसमें कोई बात ही नहीं करनी है। तो जो नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है उसमें बेसिकली जैसे सबसे पहले तो जैसे फीमेल्स में एक बहुत कॉमन कारण है पोस्ट प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी जैसे हुई, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होती है तो उसकी वजह से हेयर फॉल एकाएक होने लगते हैं। या पोस्ट सर्जरी है, किसी की सर्जरी हुई, बहुत सारी दवाइयां चली, बहुत सारे स्ट्रेस हुआ बॉडी के ऊपर, बॉडी स्ट्रेस फेज से गुजरा, एक बड़ी सर्जरी जैसे हुई, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया या कुछ इस टाइप की सर्जरी हुई, तो उसके बाद भी गिर सकता है। और तीसरा जैसे एक तो सीजनल होता है कि जैसे कुछ सीजन होते हैं, जैसे ये जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला जो सीजन होता है मानसून सीजन, पतझड़ का समय, हाँ ये पतझड़ का समय है। तो इस टाइम पे सीजन में क्या होता है, इसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तीसरा है इन्फेक्शन, कोई बड़ा इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो जाए, जैसे किसी को टाइफाइड हो जाए, किसी को डेंगू हो जाए, किसी को मलेरिया हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो गई, उसमें बहुत सारी दवाइयां चली, तो 1-2 महीने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो हेयर फॉल सडन होने लगता है। ये सर इलाहाबाद में जेन्युइन पाया जाता है, डेंगू मलेरिया ये बहुत बहुत कम है। ये लोग उसी समय पानी का वो लगा देते हैं, पानी की वजह से नहीं तो वही है। ये तो और जो टाइफाइड डेंगू मलेरिया सिफा, और जो है एक जैसे फीमेल्स में बहुत कॉमन एनीमिया समझ रहे होंगे ना, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी जब होती है एनीमिया उसको बोलते हैं। एनीमिया जब हो जाती है तो उसमें भी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है। और एक कुछ ड्रग्स होती हैं, सबसे पहले कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा, अक्सर देखा होगा कि एंटी कैंसरस ड्रग जो होती हैं,
जब भी कीमोथेरेपी किसी की चलती है आप देखते होंगे वो गंजा हो जाता है, गंजा बाल हो उसके गिर जाते गिर हैं। जाते लेकिन वो उसमें आपने बाद में ये भी देखा होगा कि उसके बाल फिर वापस आ जाते जब वो हैं। ठीक जैसे युवराज सिंह का एग्जांपल, युवराज कि युवराज सिंह का पूरी तरीके से बाल चला गया था हाँ। क्रिकेटर, लेकिन उसके बाद में देखिए इस समय उसके सारे बाल आ गए, क्योंकि हाँ। वो रूट सहित नहीं जाते हैं। उसका रूट जो है अंदर रहता है, बस वो जो है कुछ कंडीशन की वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा बाल जो है वो एनाजन से जो है उन दवाओं की वजह से जो है लगभग ये मान चलिए जो बाल जैसे इन सारी चीजों में जब इम्यूनिटी वीक होती है तो जैसे ये जो एनाजन फेज वाले बाल जो 90% है, ये बेसिकली इसमें से लगभग 20-30% बाल कैटाजन में सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस समय कंडीशन ये हो जाती है एनाजन में 70% बाल है, कैटाजन में पता चला कि 30-40% बाल आ गए। अब जब 30% बाल इसमें आ जाएंगे 40%, तो ये तो तुरंत आगे तो उसको गिरना ही है। तो ये इन सारी बीमारियों जिनका मैंने कारण बताया है, इनमें सब में जो है लगभग 30-40% एनाजन के बाल जो है कैटाजन में चले जाते हैं, और इसी वजह से एकदम सडन उसके बाल गिरने लगते हैं। और दूसरा कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ कॉमन बीमारी, एक एलोपेशिया एरियाटा होता है, बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें बाल एकदम से जो है चिकना हो जाता है, एकदम से साइलेंटली गायब हो जाता है। दाढ़ी के भी बाल कभी आपने देखा होगा मेरा तो यहाँ गायब हुआ। हाँ, ये जो है तुम्हारा जो है देखो गायब हुआ। आप ही की एक दवा में बहुत पुराना रखा हूं, हाँ, लगाया तो था, आ गया काम हाँ, मिनॉक्सिडिल 10 साल पुराना सीरम 2016 में ले गया था। तो मतलब नाम ज्यादा था, ऑनलाइन ऑर्डर कराया, मंगा लिया। तो ये अचानक सर ये बाल का जाना, हाँ, ये बेसिकली एक डिजीज होती है, एलोपेशिया एरियाटा इसको बोलते हैं। इसको नॉर्मली इलाज है। हाँ, इसका एक प्रॉपर इलाज है, इसका प्रॉपर इलाज है। अगर आप जैसे दवा की जाएगी, दवा चलने के बाद जो है बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे हम लोग भारत के पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ लोग पहले जो है किसी डॉक्टर जाने से पहले सोचते हैं घर पे हम इलाज कर लें और यही ठीक हो जाए, छोटी मोटी मेडिकल से दवा लेके आज ठीक हो जाए। घरेलू कुछ उपाय बताइए, बाल हमारा जो है सेफ रहे और स्वस्थ रहे। बिल्कुल जो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वास्तव में मतलब इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, सबसे पहले सेल्फ केयर होना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या भी उतनी नहीं है कि हर आदमी की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं डॉक्टर तक आदमी पहुंच सके। तो सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज बताना चाहूंगा कि ताकि जो है ये चीजें सारे दर्शक जो है अच्छे से समझ लें। सबसे पहले तो पहली चीज है, देखिए अगर हेयर जो है एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जो लगातार ग्रो कर रहा है, खास बात ये ध्यान दीजिए, और जो लगातार ग्रो करता है तो उसको इसका मतलब न्यूट्रिशन चाहिए। कोई भी चीज अगर बॉडी में लगातार ग्रो कर रही है और होल लाइफ ग्रो कर रही है, इसका मतलब है कि उसको न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन के लिए जब अगर मतलब कुल मिलाकर अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी, अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, तभी आपका बाल स्वस्थ हो सकता है। तो अब जब शरीर स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले तो एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, इन सबका मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट है। और एक्सरसाइज योगा की वजह से जो है आदमी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है, स्ट्रेस भी उसके जीवन से कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेयर फॉल का। उसमें जो बताना भूल गया था मैं, स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, और वो जो है वो स्ट्रेस वाला फैक्टर काफी हद तक आप एक्सरसाइज और योगा इन सब चीजों से कर सकते हैं। या अपनी जो आपकी पर्सनल हॉबीज हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। अगर रीडिंग का शौक है तो रीडिंग, खेलने का शौक है खेलने का, म्यूजिक का शौक है म्यूजिक सुनिए, मतलब कुल अपनी हॉबीज पे भी ध्यान दें, अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ में मतलब अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें अपने लिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि नॉर्मल जो ऑयलिंग किया जाता था अपने मतलब कि पुराने समय से देखा होगा कि माँ लोग या दादी लोग जो है तेल लगा करके खूब अच्छे से मसाजिंग करती थी बाल की, खूब अच्छे सरसों का तेल या नारियल का तेल, कुछ जो भी जहाँ पे होता था उसको लगा करके जो मसाज करती थी, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मतलब ये हम लोगों को करना चाहिए। बेसिकली उसमें तेल का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है, लेकिन उसमें मसाजिंग की वजह से, मालिश की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है रूट्स की बढ़ जाती है, रूट्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इसकी वजह से बाल मजबूत होते हैं और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। और हम लोगों को ये लगता है कि तेल कोई ऐसा बताओ जिससे मेरा बाल ग्रो कर जाए। बेसिकली तेल में उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं जितनी मसाज जो माँ वगैरह जो होती थी खूब अच्छे से मसाज करती थी, थोड़ी देर बैठ करके करती थी, या पुराने जमाने में लोग चंपी उम्पी कराया करते थे तेल लगवा करके, तो उन सबका भी एक पॉजिटिव मतलब इंपैक्ट रहता था। सर एक पॉइंट मैं सर, जब हमारी माँ लोग मसाज करते थे, लेकिन अब आजकल की बेबी है मसाज यहाँ अगर मैं पॉइंट मसाज का दौर खत्म हो गया, तो माँ जब तक थी तब तक मसाज था, उसके बाद उसमें तो देखिए जो है कि आप उनका मसाज करें तो आपका भी करेंगी, सीधी सी बात है, गिव एंड टेक वाला जमाना है। तो आप भी उनका करिए तो वो भी आपका करेंगी। और जो हम लोग सिर धुलते हैं, जो शैम्पू वगैरह जो करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है मतलब नॉर्मल पानी से धुलना चाहिए, या तो बहुत हल्का गर्म पानी धुलना चाहिए, बहुत गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार लोग गीजर के पानी से जो सिर धुलते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है पानी, तो वो गर्म पानी नहीं यूज करना चाहिए। नॉर्मल पानी हो या तो जो है हल्का गर्म, लूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, तो ये होना चाहिए। और उसके बाद जब आपने नहा लिया, बाल आपका गीला हुआ है, तो आप जो है हेयर जहां तक हो सके हेयर ड्रायर से ना सुखवाइए, हेयर ड्रायर से ना सुखवाइए, नेचुरली या तो उसको सूखने दीजिए, या तो जो मोटा जो है सॉफ्ट वाला जो टॉवल होता है उस टॉवल से हल्के हल्के से डैप कर करके सुखवाइए, बहुत उसको रगड़िए नहीं, आराम से, बहुत मतलब रगड़ना नहीं उस टाइम पे, भीगी हुई कंडीशन।
और जो है इसके बाद जो है जो कॉम्बिंग जो करनी चाहिए, मोटी जो है, जो चौड़ी दांती वाली जो कंघे होते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत पतले वाले से नहीं करना चाहिए। और जो ब्रशेज आजकल यूज हो रहा है, हेयर ब्रश जो है कॉम्बिंग के लिए, तो ब्रशेज से भी बिल्कुल बचना चाहिए, उनकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि ट्रैक्शन होता है और खिंचाव आता है बाल में, तो खास तौर से फीमेल्स के लिए है। और यही नहीं, जो कंघी का जो मटेरियल है वो मटेरियल भी प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। उसमें आजकल आप देखेंगे कि वुडन जो है, नेचुरल मटेरियल से बने हुए कंघी भी आजकल आ रहे हैं, आप देखिएगा तो वो नेचुरल मटेरियल, क्योंकि आप डेली करते हो ना, तो डेली करते करते वो कांटेक्ट में आ रहा है, तो धीरे धीरे उस कांटेक्ट की वजह से प्लास्टिक या फाइबर की वजह से एलर्जी हो सकती है और लॉन्ग टर्म में हेयर डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट है कि कंघी का जो मटेरियल हो वो नेचुरल सोर्स से बना हो। बहुत छोटी छोटी पॉइंट सर जो है, इतना केयर तो ध्यान ही नहीं लोग देते हैं। हाँ, ध्यान नहीं लोग देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं। छोटी छोटी और जो है, और दूसरी चीज ये है कि जो डाई का आजकल बहुत प्रचलन है, आप देखते होंगे, तो डाई में बेसिकली क्या है कि जनरली अमोनिया और पीपीडी दो केमिकल होते हैं, डाई इन्हीं से मिलकर के बनता है, तो अमोनिया और पीपीडी फ्री डाई होनी चाहिए, अमोनिया युक्त डाई नहीं होनी चाहिए, वो भी हेयर के सैफ्ट को डैमेज करते हैं। सर हम लोग क्या देखते हैं, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, वो लाइट वाला, आप बस इतना ही पता है उसमें केमिकल कौन सा यूज हुआ, इतना कौन ध्यान नहीं, बिल्कुल जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। और अमोनिया फ्री होगा और पीपीडी फ्री होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री होगा, तो हेयर जो है आपके मतलब मजबूत होंगे, शाइनी होंगे। नहीं तो हेयर फिर कुछ दिन बाद बेजान हो जाते हैं, उसमें चमक नहीं रह जाती है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरा, जब भी आप धूप में निकलें, बहुत तेज धूप में, यूवी लाइट जो होती है, यूवी रेज भी बाल को डैमेज करती हैं। तो जो है, तो जनरली या तो जो है सिर को ढक के रखना चाहिए, या तो आप कैप भी लगा सकते हैं। जैसे अभी आज की भीषण गर्मी चल रही है। हाँ, भीषण गर्मी चल रही है, तो जब भी आप जाइए तो मतलब सिर को अपने सिर को ढकना है आपको, क्योंकि यूवी रेज जो है, क्योंकि हेयर कुछ भी हो, है तो एक प्रोटीन ही, वो प्रोटीन डैमेज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ लोग तो ये गर्मी हो या ठंडी हो, हेलमेट भी नहीं लगाते, बाल हमारा उनका झड़ जाता है, हेलमेट का भी कुछ कारण है? हेलमेट का भी वैसा तो नहीं है, लेकिन हेलमेट जो लोग लगातार लंबे समय तक लगाते हैं, उसमें जैसे मान लीजिए गर्मी हुआ, पसीना हुआ, तो पसीने की वजह से फंगस ग्रो कर सकते हैं, या पता चला जो है कि किसी तरीके कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। डायरेक्टली हेलमेट का नहीं है, लेकिन हेलमेट लगातार लगाने में जो गर्मी पसीने लगातार बना रहेगा, तो उस टाइम पे जो है रूट्स पे इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से जो है डैमेज हो सकता है। और एक और है, स्मोकिंग से भी हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्मोकिंग से भी बचना चाहिए, और कायदे से तो मतलब अल्कोहल भी जितना हो सके कम से कम या ना लिया जाए, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करती हैं, और जो भी चीज देखिए बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करेगा उससे हेयर फॉल होगा। जैसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि टाइफाइड है, मलेरिया है, कोई भी बीमारी है, इन बीमारियों की वजह से हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बीमारी की वजह से आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। अब जब इम्यूनिटी वीक हो गई तो फिर हेयर फॉल होगा, क्योंकि उसको लगातार ग्रो करने वाले स्ट्रक्चर है वो। और विटामिन सर, खान पान हमारा कैसे क्या? हाँ, बेसिकली जो है सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, उसमें एक कारण और भी था जो मैं बताना भूल गया था, कि विटामिनों की कमी की वजह से। तो बेसिकली विटामिनों में 2-3 विटामिन है। एक तो जो है, एक बायोटिन का नाम आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा, बायोटिन लीजिए, बायोटिन सप्लीमेंट लीजिए, ये बेसिकली विटामिन B7 है, इसको बायोटिन बोलते हैं। और एक बाकी इसके अलावा विटामिन ई है, ठीक है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी की कमी से भी हेयर फॉल होता है। और जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है, लगभग सबसे हेयर फॉल होता है। B3, B5, B7, B9, लगभग सबसे हेयर फॉल होता है। और एक कॉमन प्रॉब्लम है, विटामिन की बात है, आपने देखा होगा कुछ लोगों का बाल जल्दी पकने लगता है, जिसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं। जैसे आजकल आप 5th 6th के बच्चे क्लास में चले जाइए, कुछ बच्चों के बाल पके होते हैं, अर्ली एज में पके होते हैं, 10 ईयर में ही पक गए, 12 साल में पक गए, 14 साल में पक गए। तो ये बेसिकली एक विटामिन होता है जिसको विटामिन B5 बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड या कैल्शियम पेंटोथेनेट बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, उसकी कमी को जस्ट पकता है। ये सर फास्ट फूड वगैरह खाने से नहीं बढ़ रहा है? हाँ, तो अब बेसिकली वही है ना, फास्ट फूड का आपने अच्छा जिक्र किया, फास्ट फूड का भी इसमें इनडायरेक्ट में रोल है, क्योंकि वही बात, सीधी सी बात, अगर आप फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट सलाद, इसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि भाई पेट की क्षमता तो उतनी ही है। अब उस पेट को आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन से भर सकते हो, चाहे आप जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट सलाद से, अच्छी चीजों से भरिए, चाहे खराब चीजों से भरिए। अब एक चीज जब बच्चा ज्यादा खाएगा, निश्चित रूप से दूसरी चीज कम होगी, जब दूसरी चीज कम होगी तो उसका फिर जो है हेयर वीक होना है, क्योंकि हेयर लगातार ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, उसको लगातार न्यूट्रिशन अच्छे से चाहिए, और जब भी न्यूट्रिशन जो है उसको नहीं मिलेगा ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सर, शैम्पू हम यूज करते हैं सर, साथ में आजकल एक पाउच कंडीशनर का भी मिल जाता है। हाँ, वो कौन सा कंडीशनर, क्या वो लगाना सही है या कंडीशनर कोई? जैसे शैम्पू का जो है मैं बता दूंगी, जैसे बेसिकली शैम्पू भी कई टाइप के होते हैं जी। उसमें जैसे एक जो नॉर्मल शैम्पू, जितना आप लोग जो जितने शैम्पू जानते हो, जो कॉमन ब्रांड सब आते हैं, तो जितने भी ब्रांड आते हैं वो सब सल्फेट युक्त शैम्पू है, उनमें सब में सल्फेट होता है। और सल्फेट एक प्रकार का केमिकल है
जो हेयर्स को, स्कैल्प को डैमेज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जिनकी ऑयली स्किन है या बाल जो है तैली है, ऑयली जिनकी स्किन है, ऑयली हेयर है, उनके लिए केवल सल्फेट वाला शैम्पू चाहिए। बाकी सबको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, क्योंकि और मैक्सिमम मान चले 10 में से 2-3 लोगों का ही ऑयली होता है, मैक्सिमम लोगों का तो नॉर्मल है या ड्राई है हेयर, तो उनको नॉर्मल शैम्पू यूज करें। लेकिन चूंकि सबके सब सल्फेट वाला करते हैं, तो सल्फेट वाला करते हैं, सल्फेट वाले की वजह से वो लगातार डैमेज होता है। बस कंपनी ब्रांड देखेंगे, इसका ऐड ज्यादा हो रहा है, ये कंपनी अच्छी है उसका वही लगाना सर। और हाँ, एक चीज और बता दूं फीमेल्स के लिए खासतौर से, जब आपका हेयर फॉल हो रहा हो उस टाइम पे आप किसी भी प्रोसीजर से बचिए। जैसे केराटिन ट्रीटमेंट या स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं लोग, स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं, कर्लिंग करा लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ना कि बाल को स्ट्रेट करा लिया, तो बेसिकली स्ट्रेटनिंग में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा उसका जो प्रोटीन होता है, और हेयर फाइबर का जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन को डैमेज कर दिया जाता है। डैमेज करके उसको समझे कि उसको हीट से समझे, प्रेस से पूरा गर्म मतलब उसको पूरा गर्म करके उसको पूरा कर दिया था, पूरा डीनेचर हो जाता है, उसको फिर से उसको रिसाइज कर दिया जाता है, उसको सीधा एक लाइन में कर दिया ताकि वो एक फिक्स पोजीशन में बनी रहे। तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए आपके थोड़े मोड़े हेयर फॉल हो रहे हैं, अगर आपने कोई प्रोसीजर करा लिया हेयर का या कोई जो है चीज करा लिया, तो उसमें हेयर फॉल एकाएक बढ़ सकता है, क्योंकि आपका प्रोटीन डैमेज हो सकता है हेयर का। सर सभी समस्याएं सुनने के बाद दर्शक जिसे अगर चाहते हैं कि अगर उनका नहीं रुक रहा है हेयर फॉल, तो क्या इलाज संभव है इसका मेडिकल क्षेत्र में? हाँ, नहीं बिल्कुल जो है इलाज संभव है। और जो है इसके पहले मैं बस एक चीज बता दूं, आपने कंडीशनर की बात की, हाँ, कंडीशनर, कि कंडीशनर वाला पॉइंट मिस हो गया था। बेसिकली कंडीशनर जनरली जो है, कंडीशनर को एक प्रकार समझिए कि बाल का मॉइस्चराइजर है। जैसे बॉडी के लिए मॉइस्चराइजर होता है कि स्किन को सॉफ्ट रखना है, ड्राई होने से बचाना है, अगर डैमेज हुआ हो कहीं स्किन तो उसको नरिश करे, उसी तरीके से अगर खास तौर से कंडीशनर जो है, जिनके बाल ड्राई हैं, रफ हैं, फ्रिजी हैं, या जो फीमेल से लगातार कलरिंग कराती हैं, या जो है ब्लीच कराते हैं कुछ लोग जो है, तो जब भी आप ब्लीच या कलरिंग कराते हैं, तो ऊपर का जो हेयर का जो सैफ्ट है, उस सैफ्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, और नीचे जो है अंदर कॉर्टेक्स होता है जी। तो बेसिकली जो है, जो क्यूटिकल वाला लेयर जो होता है वो डैमेज हो जाता है जब भी आप कोई भी प्रोसीजर कराते हो, हेयर की कलरिंग कराते हो या कुछ भी, तो उस क्यूटिकल को जो है, जो कंडीशनर होता है वो उसको जो है इंप्रूव करता है, क्यूटिकल को रीजनरेट करता है। इसलिए जो है खासतौर से जो लोग कोई प्रोसीजर्स कराते हैं, उनके लिए कंडीशनर जो है अच्छा है, जरूरी है। और जिनके बाल ड्राई हैं या उलझे रहते हैं, इंटेंगल्स हो जाते हैं, आपस में फंस जाते हैं, तो जो है उनके लिए जो है कंडीशनर अच्छा है, वो कंडीशनर यूज करना चाहिए। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट की बात आपने किया था। बेसिकली ट्रीटमेंट में तो देखिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट इस समय आ गए हैं। और जैसे एक जो सबसे कॉमन सुना होगा, मिनॉक्सिडिल का नाम सुना होगा। बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में आते हैं, मिनटॉप आता है, बहुत सारे और भी ब्रांड हैं। तो मिनॉक्सिडिल जो है बेसिकली जो है एक प्रकार का जो है एक ऐसी दवा है जो हेयर की जो है, जो बाल की जो रूट्स होती हैं, उसमें रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, तो जो रूट्स जो है, जो डैमेज हो रहे हैं, जो कमजोर हो गए हैं, जो वीक हो गए हैं, वो फिर एक्टिव होने लगते हैं। फिर जब एक्टिव होने लगते हैं तो वो इंप्रूव होने लगता है। और इसी के साथ साथ हेयर सीरम आजकल बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में। सीरम जो है उसमें जो है कैपेक्सिल, प्रोकैपिल, रिडेंसिल, बहुत सारे अलग अलग फार्मूले हैं, जो उनका भी काम वही होता है कि ब्लड सप्लाई को बढ़ाना, सब रूट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं। और तो ये अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट है। ओरल जो है, मतलब कि खाने वाली भी कुछ दवाइयाँ आती है, खाने वाले में जैसे बहुत सारे जो विटामिन होते हैं और आयरन है, तो ये सब सप्लीमेंट दिए जाते हैं, उनकी वजह से भी होता है। और मिनॉक्सिडिल जो है उसका टेबलेट भी अब आने लगा है मार्केट में, वो टेबलेट भी चलाया जाता है। और चूंकि फिनेस्ट्राइड जो है मतलब ये एक फिनेस्ट्राइड करके एक नई दवा आती है, मतलब पुरानी दवा है ये, लेकिन जो है ये काफी पहले से यूज हो रही थी। आपने मैंने पहले बताया था ना, जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनता है तो टेस्टोस्टेरोन जा करके जो है बाल को वीक करने लगता है, तो वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करने वाली एक दवा है फिनेस्ट्राइड। तो जनरली उसके थोड़ा सा साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए कोई भी दवा लगाना या खाने वाली कोई भी दवा हमेशा डॉक्टर की अपने सलाह से ही लीजिए, अपने आप से कभी भी मत लीजिए, क्योंकि दवाइयां हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होंगे। तो जब भी अगर कोई भी आप दवा ले रहे हो तो आप एक्सपर्ट से ही लीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट को सारी चीजें पता है कि कब कौन सा साइड इफेक्ट आ सकता है, तुरंत उसको जो है मैनेज कर सकता है। बिल्कुल सर, बीच में हेयर ट्रांसप्लांट कितना सुरक्षित और सफल माना जाता है? ये हेयर ट्रांसप्लांट देखिए, मतलब सुरक्षित का मतलब देखिए सर्जरी तो है ही है। जैसे कोई भी चीज अगर सर्जरी है तो उसमें रिस्क फैक्टर भी होंगे। अब रिस्क फैक्टर होंगे तो थोड़ा सा तो आपको सावधानी, मतलब कि आपको थोड़ा सा तो समझना ही होगा कि आपको ध्यान देना होगा। और ट्रांसप्लांट सिंपल प्रोसीजर है, मतलब कोई बड़ी खतरनाक सर्जरी नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन आए हैं, जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन वगैरह तो हो ही सकता है। तो ट्रांसप्लांट में क्या होता है, आप ही के बाल पीछे से इस एरिया से लेकर के फिर आपके आगे ही, मतलब उसकी समझिए कि उसको रुपाई कर दी जाए, मतलब एकदम बिल्कुल एकदम धान की तरीके से एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह लगाया जाता है। और उसके बाद फिर इसमें लगातार दवाइयां कुछ दिनों तक चलती, जैसे धान की फसल लगाने के बाद आपको उसमें खाद पानी देना होता है, उसी तरीके से इसमें भी फिर बाद में हेयर सीरम और कुछ जो है विटामिन, मतलब ये आपको लगातार लॉन्ग टर्म कई बार सालों तक लेना पड़ता है। ऐसा नहीं हेयर ट्रांसप्लांट आपने करा लिया तो अब आपको मुक्ति मिल गई,
उसके बाद भी दवाइयां आपकी चलती हैं कई ताकि साल वो तक। लगातार, हाँ मतलब कि ताकि वो अच्छे से उसकी स्ट्रेंथ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सब सफल है हेयर ट्रांसफर हाँ अगर नहीं, कराना सफल चाहें। नहीं, सफल है, बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है। अभी आप देखिए जैसे वीरेंद्र सहवाग ने कराया, क्रिकेटर, एक अमित मिश्रा क्रिकेटर थे, उन्होंने हाँ, कराया अमित हुआ मिश्रा है, थे। उन्होंने कराया हुआ है, सलमान खान ने कराया हुआ है, बिल्कुल। गोविंदा ने कराया हुआ है, तो बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटीज तो बहुत सारे लोगों ने कराया हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। और सबके लगभग सफल ही हैं। लेकिन यही है कि केयर काफी केयर काफी जरूरी करना होती है, मतलब एक मतलब नॉर्मल केयर में नहीं काम चलेगा। डिप्रेशन सर, डिप्रेशन भी हेयर बिल्कुल, डिप्रेशन और स्ट्रेस ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो है अगर जो है इसमें जो है हेयर की ग्रोथ जो है, क्योंकि वही वही होता है ना कि बॉडी, फिर आदमी डिप्रेशन में होता है तो खाने पीने से लेकर के मतलब सारी चीजों में उसको दिक्कत होने लगती है, कोई चीज केयर नहीं करता है। जब आप खाएं पिएंगे नहीं तो फिर वही न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने लगेगी, जब विटामिनों की कमी होगी तो हेयर फॉल गिरना है, हेयर फॉल होना है जो है फिर आपका, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका सबका डायरेक्टली रिलेशन है। जी सर, सोशल मीडिया के दौर में सर मोबाइल देखना, ज्यादा देखना। मोबाइल का तो अब देखिए वही है कि अब हेयर पे इतना तो नहीं है, लेकिन यह है कि अब जब लगातार आप जो है लगातार आप मोबाइल में एंगेज रहते हैं तो कई बार आप अपने जो आपके खाने पीने का जो शेड्यूल है वो फिर गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता तो है। जब वो गड़बड़ हो जाएगा तो फिर पता यही हुआ कि जहां पे जो भी मिला खा लिया जल्दी से, हाँ। पता चला समोसा मिला समोसा खा लिया, बस पेट भर लिया। तो जब आप अपनी प्लान करके, इसीलिए जो है सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या लेना है, अंकुरित फल लेने हैं, अनाज लेने हैं, फिर दोपहर में आपको क्या, लंच में क्या लेना है, नाइट में क्या लेना है, डिनर में क्या, मतलब ये सारी चीजें वेल प्लान होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और बैलेंस डाइट में मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्ब और ये सबकी एकदम नियमित मात्रा होनी चाहिए, और शुगर की मात्रा जितना हो सके कम से कम से। क्योंकि जो है जो शुगर की मात्रा ज्यादा लेने में जो है की वजह से भी हेयर फॉल थोड़ा बढ़ते हैं। और प्रोटीन की मात्रा मतलब कि रेगुलर आपको जो है अपनी बॉडी वेट के हिसाब से जितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जनरली जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी 60 किलो का है तो लगभग 60 जो है ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए डेली, उसका रूल होता है। और हम लोग मुश्किल से 15-20 ग्राम पे ही रह जाते हैं पूरे दिन भर में। तो और प्रोटीन जो है बहुत इसेंशियल है हेयर ग्रोथ के लिए। मतलब एक टाइमली हमको सेट होना पड़ेगा, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट एक टाइम करना, डेली उसी टाइम करना। हाँ डेली, हाँ मतलब ये चीजें फिक्स होनी चाहिए। बीच में आपका अगर जॉब ही है सोशल बिल्कुल। मीडिया तो आप उसको करेंगे, देखिए हाँ, उसको आप बिल्कुल, छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ मतलब अपनी दैनिक फिटनेस का भी। हाँ फिटनेस का भी ध्यान देना है ताकि आप। बिल्कुल। तो सर जैसा कि नॉर्मली देखा जाता है, जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक बाल वाल को बहुत लोग ध्यान देते हैं कि बाल कम झड़े, और ना झड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनकी शादी नहीं हुई, अगर टकला आगे से हो गया बेचारा तो फिर बड़ा टेंशन में रहते हैं वो। तो ये ट्रांसप्लांट कराएं कि बिग वगैरह लगाएंगे, मतलब ये नॉर्मली आप कुछ अगर गाइड करेंगे तो ज़्यादा। देखिए वही चीज है कि आप सबसे पहले जब आपका गिरना शुरू हुआ, अगर आप सबसे पहले वहीं पे सिंसियर होना है। अगर वहां पे आप सिंसियर हो गए, आप फिर मेडिकल एडवाइस आपने लिया तो आपका काफी हद तक जो है चीजें सही हो सकती हैं और ट्रीटमेंट करके जो है उसको रोका जा सकता है। अगर वो नहीं हो पाता है तो दूसरा ऑप्शन चूंकि हेयर ट्रांसप्लांट का है, अब चूंकि ट्रांसप्लांट है कि वो थोड़ा सा रिस्की प्रोसीजर है, सर्जरी है, तो हर आदमी नहीं कराना चाहते हैं। तो लेकिन उसके बाद तीसरा ऑप्शन जैसे हेयर, जैसे जिसको विग बोलते हैं, हेयर विग है, जैसे हेयर वीविंग है आजकल, तो हेयर वीविंग है, उसमें पूरा का पूरा एक पैच बना करके पूरा का पूरा उसको चिपका दिया जाता है और पीछे की बाल और वो बाकी बाल जो है सेट करते रहते हैं और उसके ग्रोथ उसके हिसाब से उसको सेटिंग आदमी बाकी जो नेचुरली जो बाल उसके ग्रो हो रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग वो कटवाता रहता है। पता नहीं चलता बिल्कुल भी। और बहुत मतलब लोग जो है हेयर पैच आजकल लगाए हुए हैं, आप काफी लोगों का जान नहीं पाएंगे, और वो इतना अच्छे से अटैच कर दिया जाता है कि वो कितना भी तेज हवा चले या कुछ ऐसा हो तो निकलेगा नहीं, वो पूरा एकदम अटैच हो जाता है। बाकायदे आप शैम्पू वगैरह भी उसमें कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें नहा वहा भी सकते हैं। और सर को नई अपडेट हेयर के लिए अब हेयर में जैसे दो तीन नए ट्रीटमेंट जैसे ट्रीटमेंट में ही आई है। जैसे एक पीआरपी ट्रीटमेंट है, पीआरपी बेसिकली एक ट्रीटमेंट है जिसमें आदमी का ब्लड लिया जाता है। ब्लड लेकर के उसका ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज करके जो है उसमें से एक मटेरियल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उसको बोलते हैं। तो एक प्लाज्मा में जो प्लेटलेट रिच होता है वो ग्रोथ फैक्टर होता है, तो उसको लिया जाता है और इंजेक्शन से जो है स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन से उसके सिर में लगाया जाता है जो, और उससे क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर होते हैं तो वो जो है बाल को की ग्रोथ को एक्टिवेट कर देते हैं। पीआरपी एक नई चीज, एक डर्मा रोलर होता है, हो सकता है आपने, उसमें बहुत सारी ढेर सारी पिंस निकली होती है, उसको रोल कराते हैं तो वो बेसिकली ढेर सारी पिंस होती है, तो वो क्या करती है वो भी नीचे से जाकर के रूट्स को एक्टिवेट कर देती है। और डर्मा रोलर के साथ साथ भी पीआरपी कर सकते हैं, मतलब डर्मा रोलर प्लस पीआरपी दोनों जो है ये रिसेंटली भी। हाँ ये रिसेंट मतलब ये आजकल काफी चल रहा है पीआरपी, और पीआरपी का ही एक नया मतलब और एडवांस आ गया है, जीएफसी आ गया है। और एक और होता है अल्ट्रा, मतलब कुछ लाइट्स होती हैं, स्पेशल लाइट्स होती हैं जिनका मतलब एक कैप लगा दिया जाता है सिर में और उसमें से लाइट्स निकलती हैं, वो लाइट्स जो है हेयर की जो है ग्रोथ को एक्टिवेट करती हैं। ब्लू लाइट्स उसमें से कुछ निकलती हैं स्पेशल वेवलेंथ की, तो वो भी एक्टिवेट करती हैं। तो ये सब नए ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लगातार रिसर्च चल रहे हैं, और जो है उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है काफ़ी एडवांसमेंट हो जाएगा हेयर के ट्रीटमेंट में। दोस्तों सर से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही सटीक, बहुत ही सही जानकारी सर ने दी है हेयर फॉल को लेकर। और कुछ सवाल अगर मेरे रह गए हों, आपके अगर कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी सवाल होगा मैं सर से दोबारा क्वेश्चन कर लूँगा, बात ले लूँगा। सर कुछ सवाल अगर मैं छूट गया हूँ आप बताना चाहते हैं
तो आप बता सकते हैं, बाकी नॉर्मली सब सारे क्वेश्चन जो मेरे मन में थे। हाँ नहीं, मोस्टली चीजें तो देखिए हम लोगों ने कवर ही कर लिया है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो है अगर मान लीजिए दर्शकों में से हाँ, भी जो है दर्शकों अगर अगर कोई भी कुछ पूछता है तो जहां तक हो सकेगा मैं कमेंट के माध्यम से बिल्कुल उसको जो है रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी अच्छी जानकारी सर अम्बेडकर नगर जिले में सर, और आज पूरा भारत में जाएगा ये जो है वह वीडियो आपका बहुत दूर तक जाएगा और लोग देखेंगे भी। हेयर फॉल से बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं में भी। पहले के लोग तो जान नहीं पाते थे, आज के लोग तो ट्रीटमेंट खोजते हैं। पहले लोगों में उतना नहीं था कि हम ट्रीटमेंट इसका बाल और को खोजें, लेकिन आज के दौर में ट्रीटमेंट लोग खोजते हैं। और अम्बेडकर नगर जिले में आप इतने सीनियर और इतने अच्छे हेयर स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक बार लोगों को दिखाना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए। कोई जरूरी का आते हैं तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन जानकारी हमको लेना चाहिए जरूर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो है, और जब जानकारी होगी तभी आदमी उस दिशा में बिल्कुल। सोचेगा। बस केवल बाल के ट्रीटमेंट में मैं एक ही चीज बताऊं, हमेशा इसमें संयम आपको रखना है, सही है, क्योंकि जो है हेयर का ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसमें फिर 8-10 महीने साल भर इस टाइप की टाइम लगती ही है, क्योंकि बिल्कुल। सबसे पहले तो बाल गिरना रुकने में ही 2-2.5 महीना लग जाता है, 3 महीना। एक बार गिरना रुका फिर उसके बाद फिर नए बाल तब धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। तो लोग जो है इसको खांसी जुकाम बुखार के तरीके से ना लें कि आए हैं 10 दिन हो गया इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर आना है तो उसको थोड़ा सा माइंड मेकअप करके आना है। पैरासीटामोल नहीं हाँ है। मतलब इस तरीके से ना लें कि हाँ मतलब 10 दिन हो गया। और बाकी जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, और धन्यवाद आप अम्बेडकर नगर। बिल्कुल। और जो है मुझे दोस्तों, आपका हेयर फॉल से लेकर जो भी सवाल होगा आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका उत्तर सर जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद भानु भैया।